नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। थर्मल जनरेटिंग स्टेशन की बात करते हैं तो जो भाप से जो बिजली बनती है, मतलब ये कह सकते हैं कि कोयले से बिजली किस प्रकार बनाई जाती है। अपन कहते हैं कि कोयले से बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनाई जाती है। फिर कोयले से बिजली कैसे बनती है, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि ठोस ईंधन में पड़ेंगे सबसे पहले कोयला। मैंने आपको ये भी बताया था कि परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, कौन से स्रोत अधिक प्रयोग किए जाएंगे। फिर उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए स्रोत होते हैं, ऊर्जा स्रोत होते हैं, वो आपको बताया था मैंने आपको। तो उन सबको पढ़ने के बाद ये आज इस चैप्टर में पहुंचे हैं कि ठोस ईंधन के अंदर कोयले का प्रयोग करके विद्युत का निर्माण कैसे किया जाता है, जिसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, या फिर थर्मल जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है। तापीय विद्युत संयंत्र की बात करते हैं, तापीय विद्युत केंद्र की बात करते हैं, या फिर कहते हैं भाप से बिजली कैसे बनती है। स्टीम टरबाइन की बात करते हैं, स्टीम टरबाइन जनरेटिंग स्टेशन की बात कर लेते हैं। तो आज इसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कोयले को किस प्रकार जलाकर विद्युत का निर्माण किया जाता है, उसमें बताएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये आपकी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से आपके एग्जाम में कौन कौन से जो टॉपिक हैं, कौन कौन से पॉइंट मोस्ट हैं, कौन कौन से पॉइंट मोस्ट हैं जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मतलब कि बारीकी से एक एक पॉइंट संपूर्ण एक इस स्टीम पावर प्लांट का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है, क्योंकि डायग्राम बनाता तो आपको मैं काफ़ी टाइम ले लेते हैं यहाँ पे। तो टाइम की बचत करने के लिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है और आपको बताऊंगा डायग्राम किस प्रकार मैंने बनाया है और क्या इनके प्रयोग हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ये डायग्राम आप ये देखोगे तो आपको पूरा का पूरा डायग्राम आपको ये बोर्ड पे है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और आप नाम लिखते, आपको नाम यदि साफ नजर नहीं आ रही हैं तो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, नाम भी आपको बताऊंगा और इनका कार्य प्रत्येक एक पॉइंट का, जितने पॉइंट इनका कार्य बताऊंगा सबको आपको एक एक ऐसा पॉइंट, ऐसा टॉपिक, ऐसा यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिसका कार्य आपको नहीं बताऊंगा। तब जाके कहीं आपके दिमाग में ये बात घुसेगी, हाँ, कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। ये कहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, कि भाप से बिजली कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो आज क्या देखने वाले हैं कि थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे। क्या देखेंगे? थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे। अब थर्मल पावर प्लांट में देखो, क्या मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेशन, थर्मल स्टेशन है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है। आपको ये जो पावर प्लांट पढ़ाकर आपको ये बताऊंगा कि ये इनकी जो अपने इंडिया में ये कहाँ कहाँ स्थापित है, कहाँ कहाँ इनसे अपने इंडिया में विद्युत का निर्माण होता है और इनकी क्षमता, दक्षता क्या होती है, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि थर्मल की क्षमता कितनी होती है और इसमें जो इसका अधिकतर प्रयोग होता है, बिजली अधिकतर किससे बनती है, ये बताएंगे। तो आपको ऐसे मान लो कि कंप्लीट रूप से अध्ययन कराऊंगा, इसकी वर्किंग बताऊंगा किस प्रकार वर्किंग होती है। तो ये मान लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा ईंधन प्रयोग करेंगे। मैं आपको ईंधन के आधार पर बताया था कि इसमें जो ईंधन प्रयोग वो कौन सा करेंगे, कोयला, ठोस, सॉलिड करेंगे, सॉलिड फ्यूल, या आपको मतलब कि फ्यूल की बात करते हैं, सॉलिड फ्यूल की बात करेंगे। इसमें क्या लेंगे, सॉलिड फ्यूल में इसको कहते हैं ठोस ईंधन की बात करेंगे। कौन सा ईंधन प्रयोग करेंगे, ठोस ईंधन की। बाकी गैर परंपरागत वाले पढ़ाऊंगा, सोलर पावर प्लांट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ठोस में क्या लेंगे, ठोस में सबसे पहले लेंगे कोयला। कोयला का प्रयोग करके आप यहाँ पे बिजली का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी दो तीन आपकी जिज्ञासा पूरी होंगी। एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि कोयले से बिजली कैसे बनती है, दूसरी बात आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तीसरी बात एग्जाम में कौन कौन से मोस्ट पॉइंट यहाँ पे होने वाले हैं। मतलब आपके ऐसे मान लो कि थर्मल के ऊपर सारे क्वेश्चन दूर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट और दूर हो जाएंगे, आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्मल पावर में सबसे पहले क्या लेंगे, कोयला लेंगे। अब मैं आपको कोयले की बताता हूँ, कोयला कौन सा प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखना कि कोयला, थर्मल पावर प्लांट में कोयला कौन सा प्रयोग होता है। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि इसके अंदर तो प्राथमिक ईंधन है, तो ऐसे मान लो कि प्राइमरी फ्यूल के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं, प्राइमरी फ्यूल के रूप में आपको ये कोयला मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि थर्मल पावर प्लांट में प्राइमरी फ्यूल कौन सा होता है, मतलब कोयला होता है। अब कोयला कौन सा प्रयोग करेंगे, कोयले की बात की जाए तो कोयला यहाँ बिटुमेन कोयला प्रयोग किया जाता है। कौन सा, बिटुमेन कोयला प्रयोग किया जाता है।
बिटुमिन कोयला या इसको ब्राउन कोयल बोलते हैं या भूरा कोयला बोल सकते हैं, या भूरा कोयला, वह भूरा कोयला प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब भूरा कोयला प्रयोग करेंगे या बिटुमिन। अब मैं आपको बताता हूं, जब कोयले को इसके अंदर दहन किया जाता है, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। अब कोयला इसके अंदर दहन किया जाता है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिटुमिन कोयले में, यदि थर्मल पावर प्लांट में बिटुमिन कोयला प्रयोग करते हैं तो कितने % कोयले से राख होती है और कितने % में कोयले में कार्बन की मात्रा होती है और बाकी भाप बन जाती है। ठीक है, तो वो देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए कि कितने % इस कोयले की राख बनती है। तो 10 से 15%, जैसे 1 किलो कोयला प्रयोग किया, उसका 10 से 15% आप निकाल दो, वो क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। तो यहाँ इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इस कोयले के बारे में लिख सकते हैं, इस कोयले में राख की बात करें, राख मतलब एस की बात करें, एस कितनी बनेगी, 10 से 15%, तो इसमें एस बन जाएगी, राख बन जाएगी। राख, उसमें ऊर्जा प्रदान करने के बाद जो बचेगा, जो कि अवशेष बचता है, वो बचती है राख, इसको एस बोलते हैं। एक तो ऑप्शन में ये है। दूसरी बात, कार्बन की मात्रा कितनी रहेगी, इसमें कार्बन की मात्रा मिलेगी। ये राख भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके फायदे भी हैं, राख भी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात है कि कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी मिलेगी, इसमें कार्बन होता है कोयले में, कार्बन 35 से 45% लगभग इसमें कार्बन की मात्रा होती है। फिर क्या मिलेगा, कार्बन की मात्रा मिलेगी कितनी, 35% से लगभग 45% के लगभग इसमें इसमें कार्बन की मात्रा मिलेगी। ये बिटुमिन कोयला प्रयोग करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है इसमें। उसके बाद आपको मैं यहाँ से चलूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। अब उसमें देखेंगे कि कोयला जो होता है वो कहाँ प्रयोग करते हैं। तो ऐसे मान लो कि मैं मोटी मोटी इसकी छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि कैसे बनाते। देखो कोयला क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊँ, सुन लो पहले। कोयला क्या, कोयला बॉयलर में इसको जलाएंगे, कोयले को क्या करेंगे, बॉयलर में जलाएंगे, फिर उससे क्या बनाएंगे, भाप बनती है। कोयला बॉयलर में जलेगा, उससे भाप बनेगी। अब भाप का प्रेशर कितना होता है, ऐसे मान लो कि एक प्रेशर कुकर की बात करते हैं, अपने जो घर में प्रेशर कुकर प्रयोग करते हैं, उसमें आप लोग आधा पानी से भर देते हैं, या फिर दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, पानी होता है, पानी की भाप बनती है। अब वो भाप कितनी प्रेशर से उस सीटी के अंदर से निकलते हैं, आप सोच रहे होंगे कितने प्रेशर से बाहर आएगी। बस उसी प्रकार बॉयलर होता है, बॉयलर में पानी होता है और बॉयलर के अंदर फर्नेस भट्टी होती है जो कोयले का दहन करती है, वहाँ से स्टीम बनती है, मतलब कि आग जलती है। उस फर्नेस से क्या होता है, वो पानी होता है, पानी की भाप बनती है और भाप को पाइप के द्वारा टरबाइन पे घुमाया जाता है। तो ये कह सकते हैं इसके बारे में मोटे मोटे रूप में, कोयले को बॉयलर में जलाकर पानी की भाप बनाई जाती है। इसमें मोटे मोटे रूप से लिख लेना, कोयले को बॉयलर में जलाकर पानी की भाप बनाई जाती है। अब पानी की भाप जो होगी वो उच्च दबाव वाली होगी, हाई प्रेशर की होगी और हाई टेम्परेचर वाली होगी। आप सोच रहे हो कि वो भाप निकलती है कितनी गर्म होती है, आप उसका अंगुली करो, अंगुली मतलब आपको जलन होगी, अंगुली जल सकती है, इतने प्रेशर होता है। यहाँ तो बहुत भयंकर प्रेशर होगा। तो ये कह सकते हैं पानी की भाप, वाटर स्टीम जो होती है वो उच्च दबाव वाली होगी, एक तो ये देखना, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली होगी। ठीक है ना, पानी की भाप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली होती है। अब उसका दबाव कितना हो सकता है, उसका दबाव होता है वो लगभग ऐसे मान लो कि 150 kg/cm के साइज से होते हैं। इसका दबाव कितना माने, हाई प्रेशर की बात करें, या उच्च दबाव की बात करें, कितना होता है हाई प्रेशर या उच्च दबाव कितना हो सकता है। उच्च दबाव की बात करें, ऐसे मान लो उच्च दबाव इसमें मिलेगा 150 kg/cm², इसका दबाव रहेगा। ठीक है, अब उसकी बात हुई टेम्परेचर, उच्च ताप वाली होती है, उच्च हाई डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितनी डिग्री तक हो सकती है, 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। कितनी रहेगी इसका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कितना रहेगा, हाई टेम्परेचर वाली होती है। तो हाई टेम्परेचर कितना हो सकता है इसका, लगभग 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। याद रखना बात, दो बात मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, फिर आपकी कार्य प्रणाली बताऊंगा इसकी मैं आपको। ठीक है, अब उसकी बात पे आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उस स्टीम टरबाइन, जो वाटर स्टीम होती है, जो भाप बनती है, उस भाप से क्या करेंगे, उस भाप से टरबाइन को घुमाएंगे। अब टरबाइन क्या होता है, अल्टरनेटर से कपल्ड होता है, अल्टरनेटर कपलिंग के द्वारा अल्टरनेटर को ऐसे जोड़ा जाता है। टरबाइन को क्या मिलती है, टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। वो टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा किसको देगा, अल्टरनेटर को देगा। अल्टरनेटर घूमेगा और बिजली बनेगी, विद्युत का निर्माण होगा। वो पूरा का पूरा सिस्टम, इसमें मोटे मोटे मैंने आपको बताया है, पूरा सिस्टम पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये तो इसकी मुख्य बातें तो आपको मैंने बताई है यहाँ तक की। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके मुख्य भाग कौन कौन से, ये वैसे तो सारे मुख्य भाग की व्यवस्था कर रखी है।
मुख्य भागों में से आप लोगों ने देखा कि बॉयलर होता है जिसमें कोयला जलाते हैं। बॉयलर के बाद में क्या होता है, टरबाइन घूमता है। ये बॉयलर है, ये टरबाइन है। टरबाइन से क्या घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा। तो इसके मुख्य भाग में क्या लिख सकते हैं, इसके मेन पार्ट्स में क्या लिख सकते हैं, मेन पार्ट्स में जो मोटे रूप से अपना एक ऐसे मानो कि हृदय मानते हैं जो इसके बिना ये काम नहीं कर सकता। मेन पार्ट्स की बात कर लेते हैं। सारे मेन पार्ट्स इसके, लेकिन मुख्य रूप से जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं विद्युत का निर्माण करने में, उसमें सबसे पहले आता है बॉयलर। बॉयलर क्या है आपको बताऊंगा। उसके बाद में आता है, बॉयलर के बाद में टरबाइन आता है। टरबाइन में बताऊंगा कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना, ये भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद में आता है अल्टरनेटर, एसी जनरेटर मान लेते हैं, ये भी बताऊंगा कौन सा होता है। ये इसके मुख्य भागों में से अधिकतर प्रयोग, मतलब कि यही सबसे मुख्य भाग, बाकी तो व्यवस्था होती है सारी। अब ये तो थे इसके मुख्य भाग। अब मैं आपसे बात करूं कि इसके मुख्य भागों की वर्किंग की बात करें कि ये कैसे कार्य करता है। मेन पार्ट्स और मेन पार्ट्स के सारे मेन पार्ट्स कैसे कार्य करते हैं, इनकी बात करता हूं। और यहाँ से आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन देखे हैं कि कंडेंसर का काम क्या है, सुपर हीटर का काम क्या है, बॉयलर का कार्य क्या है, इकोनोमाइजर का काम क्या है, ये सारे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं किसकी, इस अपने थर्मल पावर प्लांट की, जहां कोयले से बिजली बनती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो ये देखना कि कोयले से बिजली कैसे बनती है, दूसरे अपने नोट्स में ये देखना कि आपसे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ज्यादा गहराई से वैसे पूछा नहीं जाएगा, मोटी मोटी बातें आपसे आईटी इलेक्ट्रिशियन में इतनी पूछे थे, लेकिन मैं आपको कंप्लीट रूप से बताऊंगा क्या होता है यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ से चलें कि कोयला यहाँ आता है। कोयला कहाँ पे है, देखो कोल स्टोरेज, क्या देखना, ये क्या है, कोल स्टोरेज है। ये यहाँ पे देखना, ये कोल स्टोरेज है। इसकी कोल का मतलब कोयला स्टोर, कोयले को स्टोर करना। सबसे पहले जहां अपने पास कोयला आता है उसको स्टोर तो करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले स्टोरेज आता है, स्टोर आता है जहां कोयले को रखा जाता है। जैसे ट्रेन से कोयला आया, किसी गाड़ी से कोयला आया, उसको कोयले को उतारा और कहाँ रखा, कोल जो स्टोरेज उसमें रख दिया। वहां से आगे चलेंगे, देखिए कोयला एरो लगाया मैंने, आगे कहाँ गया, कोयल होल्डिंग प्लांट में गया। ये क्या है, कोयला मतलब कि जहाँ एकत्रित होता है, ये तो रखा इसमें। फिर आगे किस का कोयला, ये कोयल मिल मान लेते हैं या बोल मिल मानते हैं, बोल मिल कह सकते हैं, कोयल मिल कह सकते हैं, या कोयल होल्डिंग, कोयला को मतलब कि अपने अंदर स्थापित करने का, ये अपने अंदर स्थापित करेगा, उसको मान लेते हैं। या पोलराइजेशन सेक्शन मान लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इसके अंदर पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है, मतलब कि कोयला का चूर्ण किया जाता है। यहाँ चूर्णित कोयला यहाँ करते हैं, ऐसे मान लो। ये पोलराइजेशन सेक्शन होता है यहाँ पे। यहाँ क्या करेंगे, कोयले को पीसेंगे, कोयले को पीस के चूर्ण बनाएंगे। आपको पता है एक तो कोयला सीधा डाला जाता है, उसमें उष्मा वेस्टेज चली जाती है और टाइम लगता है, उसको जलाने में टाइम लगता है, फिर वो उसमें जाएगी। यहाँ से क्या करेंगे, उस कोयले को पीस कर और आगे पहुँचाएंगे, कहाँ, बॉयलर में, फर्नेस भट्टी में पहुँचाएंगे। तो यहाँ कोयले को पीसा किसमें, इस कोयला होल्डिंग प्लांट में। ये प्लांट होता है अलग से, ये प्लांट अलग से, ये स्टोर है। यहाँ से कोयला यहाँ गएंगी। ये कैसे होता है, ये यहाँ से फिर इस कोयले को पीस कर चूर्ण बनाकर यहाँ चूर्ण करेंगे। तो लिखना पोलराइजेशन या कोयल होल्डिंग प्लांट के अंदर कोयले को पीसा जाता है, कोयले का चूर्ण बनाया जाता है। वो चूर्ण क्या करेंगे, इस बॉयलर में डालेंगे। अब कैसे डालेंगे, एक बेल्ट चालित पट्टा होता है, पट्टे से डालेंगे, ऐसे नहीं कि अपने यहाँ देंगे। पीसा और पट्टे से सीधा कहाँ गया, बॉयलर में गया। बॉयलर में वहाँ सेक्शन होता है जिसमें ये अपना जो चूर्ण जाता है कोयले का, तो किस में गया, कोयले का चूर्ण इसमें गया बॉयलर में। अब बॉयलर क्या है, देखो बॉयलर स्टेनलेस स्टील का बना होता है और एक वैसा उसके अंदर भट्टी भी है बॉयलर के अंदर, उसके अंदर ही भट्टी है, ठीक है ना। इसको फर्नेस बोलते हैं, क्या कहेंगे, फर्नेस बोलते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, कोयले को चूर्ण को सीधा नहीं डालेंगे, वहाँ उसके अंदर हवा का प्रेशर के साथ डालेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा कोयला जाके जम गया, हवा के प्रेशर के साथ घूमता हुआ कोयले के चूर्ण अंदर जाएगा। तो हवा का प्रेशर कहाँ से आएगा, देखो ये मैंने एयर हीटर का ये है, यहाँ से ये फोर्स ड्राफ्ट फैन है, ये क्या करेगा, हवा अंदर देगा। ये आया अंदर, ये एयर प्री हीटर है, इस हवा को गर्म करेगा, ये इस हवा को गर्म करेगा, गर्म हवा है इसके अंदर डाला जाएगी, जिससे कि बॉयलर अंदर से गर्म होता है और हवा अंदर से जाएगी। तो यहाँ क्या जाएगी, गर्म हवा इसके अंदर जाएगी। समझने मेरी बात को। ये क्या करेगा, एयर प्री हीटर लगा रखा है, यहाँ से पंखा लगा रखा है, ये पंखा फोर्स की प्रेशर के साथ हवा देगा, इसको हवा देगा, ये अंदर से इसको देगा और ये हवा इधर बाहर जाएगी। तो कहाँ से जाएगी, ये हवा इसके अंदर आ गई, कहाँ आ गई, बॉयलर में हवा आ गई। तो ये हवा गई और ये कोयला गया, दोनों एक साथ जाएंगे। तो हवा ऐसे घूमते हुए अंदर जाएगा इसके अंदर, मतलब कि बिल्कुल घूमते अंदर जाएगा। अंदर क्या है, फर्नेस है, भट्टी लगा रखी है अंदर, ठीक है ना, जो कोयले का दहन करते हैं, कोयले को जलाती हैं।
बॉयलर मुख्य पॉइंट, मेन पार्ट्स है बॉयलर। बॉयलर के बगैर काम चलने वाला नहीं है, टरबाइन के बगैर काम चलने वाला नहीं है, और अल्टरनेटर के बगैर। तो अब यहाँ इस बॉयलर के बारे में आपको कुछ बातें लिखवा दूं ताकि आपको पढ़ने में जोर नहीं आए। बॉयलर क्या है? ऐसे मान लो कि बॉयलर इस थर्मल पावर प्लांट का मुख्य भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो बॉयलर की बात करते हैं। बॉयलर इस प्लांट का, कौन से का? थर्मल पावर प्लांट का महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? महत्वपूर्ण भाग होता है इसका, इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। एक तो ये था। अब देखो बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताऊंगा। बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं ये बताऊंगा। उससे पहले देखो कि बॉयलर में होता क्या है। बॉयलर देखो, बॉयलर में क्या हो गया? फर्नेस आ गई, जिसके में क्या करेंगे? हवा के साथ क्या करेंगे? इसमें हवा लगती है, हवा के साथ क्या करेंगे? कोयले को जलाएंगे, क्योंकि सीधा कोयला डालेंगे तो एक जगह गिर जाएगा, वो हवा से घूमता इस फर्नेस में घूमेगा, जलाएंगे, फिर क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसमें हीट बनेगी, ऊष्मा होगी, तो कह सकते हैं स्टीम बनेगी। तो यहाँ कह सकते इस बॉयलर में क्या होता है? 50% तो जल होता है, 50% तो क्या होता है? 50% स्टीम होती है, 50% तो स्टीम होती है इसके अंदर। और सुनना मेरी बात। और 50% क्या होता है? पानी होता है, उस पानी की भाप बनाएंगे, समझ गए? 50% तो स्टीम होती है और इस स्टीम 50% पानी होता है और पानी से भाप बनाते हैं। ये है। अब पानी आता कहाँ से है? शुरू में पानी डाला जाता है, उसके बाद में वही पानी आएगा जिसकी भाप बनेगी, उस पानी की भाप को बना के यहाँ से है ना, ये नदी यहाँ से ये अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ से पानी उठाएंगे और यहाँ डालेंगे। पूरी व्यवस्था बताऊंगा कि इसके अंदर पानी आएगा कहाँ से, वो भी बताऊंगा पानी कौन देगा और कहाँ से पानी आएगा। इसका मतलब समझ रहे बॉयलर क्या है? एक थर्मल पावर प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंदर 50% तो लगभग पानी होता है और 50% स्टीम होती है। और बॉयलर को इस प्रकार बनाया जाता है, याद रखना। किस प्रकार बनाएंगे? बॉयलर को इस प्रकार से बनाया जाता है कि फर्नेस में अर्थात चैम्बर में जलने वाला कोयला उत्पन्न ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण कर सके। मतलब कि इस प्रकार से बनाएंगे कि यहाँ जो कोयला जलेगा उस कोयले का अधिक से अधिक अपने अंदर अवशोषण करके, मतलब कि बाहर नहीं जाने दे उसको, मतलब कि उसका वेस्टेज न करे। इस प्रकार से उसका निर्माण किया जाता है कि जो भी स्टीम बनेगी कोयले से जलने के बाद जो ऊष्मा ऊर्जा होगी उसका अपने अंदर अधिक से अधिक अवशोषण करे। फर्नेस में जितना कोयला जलेगा उस कोयले का ये बॉयलर अपने अंदर अधिक से अधिक अवशोषण करे ताकि भाप तेज बने और इसकी दक्षता बढ़ जाए। ठीक है ना? तो कह सकते हैं कि इस बॉयलर को इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे कि फर्नेस में जलने वाला कोयले से जो ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है उसका अधिक से अधिक अवशोषण करके और पानी को भाप में अधिक से अधिक परिवर्तित कर सके। मेरी बातें लिख लेना। ये बॉयलर का काम होता है और इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है ना? तो बॉयलर का काम क्या है? बॉयलर में पानी की भाप बनाई जाती है। यहाँ लिख सकते हैं बॉयलर में क्या करते हैं? पानी की भाप बनाता है। इसमें क्या होता है? पानी की स्टीम बनाई जाती है, पानी से स्टीम बनाई जाती है या भाप बनाई जाती है। ये बॉयलर का सबसे मुख्य काम है, बनाई जाती है। ये आता है यहाँ से बॉयलर को मैंने आपको बता दिया। ये क्या करेगा? स्टीम बनाएगा बॉयलर, ये भाप बनाएगा। ठीक है? अब आपको बताऊं इसमें कुछ एक मुख्य बात हो जाती है। फर्नेस या कम्बिनेशन चैम्बर बोलते हैं जिसमें कोयले को डाला जाता है। कोयले कहाँ? फर्नेस, ये एक ही स्थान पे होते हैं सारे, एक ही ये कंबाइंड होते हैं सारे के सारे। क्योंकि फर्नेस है ना, वहाँ बॉयलर होगा तो मैं पूरे को एक कॉम्पैक्ट दिखा मैंने आपको कि फर्नेस या इसको कम्बिनेशन चैम्बर भी बोलते हैं फर्नेस को। ये जो फर्नेस नाम लिखा है इसको क्या बोल सकते हैं? कम्बिनेशन चैम्बर। इसको क्या बोल सकते हैं? फर्नेस को कम्बिनेशन चैम्बर भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर कोयला डाल के दहन किया जाता है, उसको फर्नेस बोलते हैं या कम्बिनेशन चैम्बर बोलते हैं। उसमें उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसका जो ये ऊष्मा ऊर्जा होगी। हाँ, नोट लगाने की बात आ गई। जो ये फर्नेस से ऊष्मा उत्पन्न होगी या कोयले को दहन करने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होगी वही बॉयलर लेगा, तो कितने रूप से उसको वो स्टीम मिलती है। कह सकते हैं कि जो ऊष्मा ऊर्जा का जो उत्पन्न ऊर्जा होती है कौन सी होती है? कोयले से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो बॉयलर में कितने प्रकार से जाती है, ये काफी बार पूछा जाता है। तो कोयले से उत्पन्न ऊर्जा क्या लिखेंगे? फर्नेस में या कम्बिशन चैम्बर में लिख लो, कम्बिशन चैम्बर में, या फिर ये चैम्बर होता है अपना, या फिर फर्नेस में, ऐसे मान लो तो फर्नेस में कोयले के द्वारा
उत्पन्न ऊर्जा की बात करते हैं, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करेगा ये। ऊष्मा आपको ताप क्या देगा, ताप ऊर्जा देगा, ऊष्मा ऊर्जा देगा आपको। ऐसे मान लो वो ऊर्जा बॉयलर के पास है, बॉयलर में जाएगी, इस बॉयलर में जाएगी, तो कितने रूप में जाएगी, ऊर्जा का प्रवाह है बॉयलर में, किसमें, बॉयलर में कितने रूप में होता है, कितने रूप में होता है, ये सबसे मुख्य पॉइंट आता है आपका, और काफी बार पूछा गया आपका। मैं आपको वो सारे पॉइंट बताऊंगा कि जहां से प्रश्न आपके पूछने की संभावना होती है और पूछे जा सकते हैं। कितने रूप में होती है, अब आपको देखो, एक तो होते हैं कंडक्शन में, एक कन्वेक्शन में, याद रखना, एक क्या होता है, कन्वेक्शन में होती है, कंडक्शन में होती है, और दूसरी रेडिएशन से होती है। तो तीन रूप से इस ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह होगा बॉयलर के पास। तो लिख लेना, बॉयलर में कितनी ऊर्जा आएगी, एक तो कंडक्शन में जाएगी, कंडक्शन में जाएगी, दूसरी किस में जाएगी, दूसरी कन्वेक्शन में जाएगी, कन्वेक्शन से जाएगी, और तीसरी रेडिएशन से जाएगी। रेडिएशन से जाएगी, मतलब इसको कहते हैं कंडक्शन, इसको कन्वेक्शन। मैं यहाँ इस कंडक्शन कन्वेक्शन का पूरा वर्गीकरण नहीं कर सकता क्योंकि अपने पढ़ रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में। मैं इसको भी बता देता कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। वैसे आप लोग इतने जानते हो, नहीं जानते मेरे को बताना कि सर इनके बारे में बताओ कि कैसे इसके बॉयलर में ये किस रूप में जाती है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। एक होता है रेडिएशन, बस आप तो ये मान लो कि तीन रूप से इस बॉयलर में ऊष्मा का प्रवाह होगा, फिर ये जाके बॉयलर गर्म होगा और पानी की भाप बनेगा। ठीक है, अब इस बॉयलर के प्रकार की बात कर लेते हैं। बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बताता हूँ बॉयलर। देखो, एक तो बॉयलर की आपको संरचना दिखाऊंगा, आपको याद रखना। जैसे एक तो पाइप ये है, ये क्या है, पाइप है। पाइप के चारों तरफ क्या है, ऐसे मान लो पाइप के चारों तरफ पानी है, पाइप है, और पाइप में से क्या प्रवाह करवाएंगे, पाइप में से ऐसे मान लो कि आग, ऊष्मा जलाएंगे। ये क्या गई, फायर चलेगी या ऊष्मा होगी यहाँ पे, मतलब कि बहुत हीट के साथ ऊष्मा जलाएंगे या आग जलाएंगे इसके अंदर से, आग मतलब कि फायर इसके अंदर प्रवाहित करवाएंगे, आग प्रवाहित करवाएगी। अब ये पानी की पाइप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, बहुत अधिक भयंकर गर्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ चारों तरफ क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, इस पानी की भाप बनेगी, तो भाप ऊपर देगा आपको, समझ गए। तो एक तो होता है, इसे लिख लो बॉयलर, इस बॉयलर के प्रकार। आपको प्रकार मैं इसको मिटा नहीं सकता क्योंकि आपको पूरा समझाऊंगा, यही छोटे छोटे रूप में लिखा दूंगा आपको। आप तो नोट्स बनाते जाना और मेरे को बताते जाना कि सर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब आपको बॉयलर के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉयलर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉयलर, अपन को सिर्फ दो ही मकसद पूरे करने हैं। एक तो अपने को यह पता करना चाहिए कि कोयले से बिजली कैसे बनती है, दूसरा अपने एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए कौन कौन से मुख्य पॉइंट हैं और कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मैं प्रत्येक बात एक पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अब बॉयलर कितने प्रकार के होंगे, एक तो वाटर ट्यूब होगा, वाटर ट्यूब बॉयलर। एक होता है फायर ट्यूब, ये दो होते हैं। कौन से होंगे, एक तो होगा आपका वाटर ट्यूब और एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर। और वाटर ट्यूब का मतलब होता है, इसमें लिख लो वाटर ट्यूब की बात करें, इसमें क्या होता है, वाटर ट्यूब में पानी, पाइप में पानी प्रवाहित होता है और उसके चारों तरफ ऊष्मा होती है, उसके चारों तरफ आग होती है। मैंने आपको बताया था नहीं ये कि जैसे वाटर ट्यूब में क्या होगा, ये पाइप होगी, क्या होगी, ये पाइप होगी और इसके चारों तरफ पाइप में क्या जाएगा, पानी जाएगा और इसके चारों तरफ क्या होगी, यहाँ आग होगी, फायर होगी यहाँ पे। अब बोलो पानी गर्म होगा कि नहीं होगा, ये पानी की भाप बनाएंगे, भाप ऊपर चली जाएगी, इसी पानी की भाप के ऊपर चली जाएगी। एक तो ऐसा होता है, एक होता है फायर ट्यूब वाला, एक होता है कि इसके चारों तरफ तो पानी होगा और इसके अंदर से आग जाएगी, तो पाइप गर्म होगी और ये पानी गर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ अधिकतर कौन सा प्रयोग करते हैं, यहाँ अधिकतर कौन सा प्रयोग करते हैं, यहाँ करते हैं ये अपना वाटर ट्यूब वाला पाइप। कौन सा, वाटर ट्यूब बॉयलर प्रयोग करते हैं। याद रखना, थर्मल पावर प्लांट में वाटर ट्यूब बॉयलर का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर से पाइप में से पानी जाएगा और बाहर इसके चारों तरफ फर्नेस की ऊष्मा रहेगी, कोयले की ऊष्मा रहेगी। समझ गए आपको बात को। ये तो थे आपके बॉयलर के प्रकार। उसके बाद में देखो ऊष्मा बनी, यहाँ से क्या बन गया, स्टीम बन गई। यहाँ से स्टीम बन के कहाँ जाएगी, देखो ये एयर और नीचे की, यहाँ से इस पंखे ने हवा दी थी, कोयला दिया, उसके साथ हवा दी थी, तो ये हो गया बात। अब स्टीम बन के जाएगी कहाँ से, ये देखो यहाँ भी इसको एयर और नीचे है, स्टीम बन के यहाँ जाएगी। कहाँ जाएगी स्टीम,
स्टीम जाएगी सीधे सुपर हीटर के पास। तो अब सुपर हीटर की बात करते हैं। मैंने एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये आप लोगों ने देख लिया, ये देख लिया और ये देख लिया और इसके बारे में लगभग अध्ययन कर लिया, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? अब स्टीम चलेगी यहाँ पे, यहाँ क्या जाएगी? स्टीम जाएगी इसके अंदर। कहाँ जाएगी? सुपर हीटर के पास। तो कह सकते हैं बॉयलर से स्टीम सुपर हीटर के पास जाती है, सुपर हीटर में जाती है। हीटर का नाम तो है, सुपर का मतलब बहुत अधिक हीट उत्पन्न करने वाला है। इसका काम क्या होता है आपको ये बताऊंगा। ये बॉयलर की बात की, अब करते हैं सुपर हीटर। अब हीटर का काम ऊष्मा उत्पन्न करना, इतना तो आप समझ सकते हो। हीटर का नाम लेते समझ जाना, ऊष्मा उत्पन्न करना। जैसे ये एयर हीटर था, इसने ये हवाई थी, हवा को गर्म करके भेजा था। एयर प्री हीटर का काम क्या था? ये हवा जो यहाँ से आई थी, इस फोर्स ड्राफ्ट फैन ने दी थी, यहाँ आई, उसको गर्म करके इसके अंदर भेजा। उसी प्रकार सुपर हीटर के पास क्या जाएगी? ये जाएगी आपकी ये स्टीम जाएगी। अब सुपर हीटर के पास स्टीम गई, समझ रहे मेरी बात को। अब स्टीम में क्या करेगी? ये कुछ तो गैस इधर से जाएगी, ये फ्यूल जाएगा, फ्यूल गैस जाएगी। और ये मतलब कि जो गैस जाएगी उसकी बात करता हूँ। ये जो अपनी जो फ्यूल गैस जाएगी और ये अपनी स्टीम जाएगी यहाँ से। स्टीम में अंदर देखो, यहाँ से पानी की जो स्टीम बनती है, पानी की भाप बनती है, उसमें नमी होती है, मॉइस्चर होता है उसके अंदर। अब मॉइस्चर वाली यदि जो स्टीम होती है, यदि इसके ऊपर टरबाइन पे गिराएं तो टरबाइन धीरे धीरे क्या होगा? जंग लग जाएगा, सिलिका लग जाएगी, उसमें खराब हो जाएगा वो। तो इससे क्या होगा? उस मॉइस्चर को खत्म करना है। और इसका जो प्रेशर, इसकी जो टेम्परेचर होता है वो भी इससे इतना टेम्परेचर नहीं होता है जो कि टरबाइन के अंदर अपनी दक्षता को बढ़ा सके। तो क्या करेंगे? उस स्टीम की टरबाइन जो भाप बनती है, यहाँ से भाप आई, उस भाप के तापमान को बढ़ाता है। तो कह सकते हैं बॉयलर से उत्पन्न ऊष्मा को भाप से सुपर हीटेड किया जाता है, ऐसे मान लेते हैं। बॉयलर से उत्पन्न ऊष्मा को, इसका काम क्या है? सुपर हीटर का लिख लो, बॉयलर से उत्पन्न ऊष्मा को, ऊष्मा या भाप को, ठीक है ना, भाप मतलब भाप को, ऊष्मा लिखते भाप को सुपर हीटेड किया जाता है और अत्यधिक गर्म किया जाता है। सुपर हीटेड किया जाता है। क्यों करते हैं? मॉइस्चर को दूर करने के लिए। इसमें क्या मिलेगा आपको? मॉइस्चर को दूर। इसलिए कह सकते हैं भाप में निहित या जो नमी होती है, लिख लो इसके बारे में। सुपर हीटर का काम, इस भाप में जो स्टीम जाएगी, यहाँ से जो स्टीम तो बन गई, स्टीम कहाँ जाएगी? यहाँ सीधी सुपर हीटर के पास जाएगी। तो उस स्टीम में या भाप में निहित मॉइस्चर को, नमी को खत्म करने तथा भाप का तापमान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? भाप का तापमान बढ़ाने के लिए यहाँ से भाप के तापमान को ये बढ़ाएगा, तापमान बढ़ा के आगे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा उसका, उस भाप को टेम्परेचर बढ़ाएगा और उसका मॉइस्चर खत्म कर देगा। इसके लिए सुपर हीटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि और अधिक प्रेशर बन सके, और अधिक इस भाप का प्रेशर बन सके, उसके लिए सुपर हीटर का प्रयोग करते हैं। सुपर हीटर से ही आपकी ये कहाँ जाएगी? सुपर हीटर से जो भाप निकलेगी, यहाँ स्टीम निकली, यहाँ से देखो स्टीम बनी थी, ये स्टीम बनी यहाँ पे, और इसके पास आई, इससे कहाँ गई? इसके पास गई। ये वाल्व है, स्टीम को थोड़ा कंट्रोल कर सकते। ज़्यादा स्टीम को कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़्यादा स्टीम को आप कंट्रोल कर उसमें क्या कि नुकसान होने की संभावना रहती है। तो थोड़ा 1-2% इसकी स्टीम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाल्व लगाया है, वाल्व का ज़्यादा देखो कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये भाप कहाँ जाएगी? सीधी की सीधे टरबाइन के पास जाएगी, ठीक है, सीधी की सीधी टरबाइन के पास जाएगी। अब टरबाइन के बारे में बताता हूँ आपको, टरबाइन क्या है। दोस्तों यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है और आपको बिल्कुल पसंद आ रहा है और आपके मन में ऐसा कोई डाउट नहीं बच रहा है कि सर हमें समझ में आ रहा है या आपने ये नहीं बताया, तो मुझे कमेंट्स में लिखना। और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हुआ वो भी इस कमेंट्स में लिखना कि क्या आपके मन में विचार चल रहे हैं या इसमें कुछ आपको गलत बताया जा रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करो, बस आपको क्लिक तो करना लाइक के ऊपर, लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपकी इतनी मस्त तरीके से पॉइंट टू पॉइंट 0 लेवल से आपकी स्टडी चल रही है। तो लाइक और करने में और इसमें कमेंट्स करने में क्या आपको जाता है? कमेंट्स कर दिया करो, सर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, या आपको हमें इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया। वैसे तो आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट इतनी बारीकी से समझा रहा हूँ कि ताकि आपको प्रत्येक के बारे में पता हो। आपके ये जो आपके जो कंपोनेंट लगा रखे हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अधिक तो ये अपने कंडेंसर के बारे में पूछा जाता है, टरबाइन के बारे में पूछा जाता है, सुपर हीटर के बारे में पूछा जाता है, बॉयलर के बारे में पूछा जाता है, इकोनोमाइजर के बारे में पूछा जाता है। ये आपको सब बता रहा हूँ। आपको इकोनोमाइजर के बारे में बताऊंगा, धीरे धीरे सीधी यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो लाइक कर दो और एक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना कि आप लोगों ने यदि थर्मल पावर प्लांट समझा है
कोयले से बिजली कैसे बनती है उसके बारे में समझा है। तो दोस्तों में शेयर करूँ, उनको भी इसके बारे में थोड़ा आभास हो और अच्छी पढ़ाई चल रही है तो वो भी इसका अध्ययन करके अपनी थोड़ी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ अब इसके टरबाइन के बारे में। टरबाइन क्या, देखो टरबाइन को क्या मिलता है, टरबाइन को यहाँ से क्या मिला, इसमें भाप मिली, भाप से क्या मिली, यांत्रिक ऊर्जा मिली टरबाइन को, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा मिली। तीजा कह सकते हैं भाप में निहित, भाप में क्या होती है, भाप में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। भाप में क्या है, ऊष्मा ऊर्जा है, याद रखना भाप में क्या है, ऊष्मा ऊर्जा। यहां तक क्या गई, ऊष्मा ऊर्जा गई। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऐसे मान लो। टरबाइन क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मैं यहाँ टरबाइन के बारे में लिखा देता हूं आपको। टरबाइन क्या होता है, देखो क्या होगा टरबाइन। टरबाइन के बारे में बात करें, अब टरबाइन में क्या लिख सकते हैं, ये क्या करता है, ये भाप में निहित है, लिख लो भाप में निहित, मतलब भाप के अंदर है। भाप के निहित का मतलब भाप के अंदर ऊष्मा ऊर्जा को, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऐसे मान लेते हैं, परिवर्तित करता है। इसको क्या मिलेगी, ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी, लेकिन किसके, हाई प्रेशर के साथ मिलेगी। अब वो ऊष्मा ऊर्जा हाई प्रेशर के साथ मिली, मतलब कि आपको ऐसे मान लो कि ऊष्मा के साथ क्या मिला, इसको यांत्रिक ऊर्जा मिली। अब मान लेते कि यांत्रिक ऊर्जा मिलती है तो घूमता है ये, ठीक है ना, ये घूमता, स्टीम टरबाइन मतलब कि ये जो टरबाइन है ये घूमता है। घूमेगा तो क्या मिलेगा, ये यांत्रिक, ये कि इसको क्या मिले, यहाँ से यहाँ इसके मिली ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है ना, हीट एनर्जी मिली, और यहाँ क्या मिली, मैकेनिकल एनर्जी मिली। यहाँ कपलिंग होती है, कपल्ड होता है किसके साथ, वाइज है, ये अल्टरनेटर के साथ कपल्ड होता है, कपलिंग लगी होती है, कपलिंग के साथ जनरेटर, ये अल्टरनेटर कपल्ड होता है। अब आप समझो कि ये स्टीम टरबाइन में किस प्रकार के अल्टरनेटर का प्रयोग, किस प्रकार के टरबाइन का प्रयोग करते हैं इसमें अपने ताप ऊर्जा में। तो यहाँ करते हैं स्टीम टरबाइन की बात करते हैं। कौन सा टरबाइन प्रयोग करेंगे, यहाँ पे स्टीम टरबाइन के बाद, यह काफी बार पूछा जाता है कि थर्मल पावर प्लांट में कौन सा टरबाइन प्रयोग करते हैं, स्टीम टरबाइन। क्या रहेगा, स्टीम टरबाइन प्रयोग करते हैं। तो यहां लिख सकता हूं मैं, टरबाइन कौन सा रहेगा, स्टीम टरबाइन रहेगा। स्टीम भाप टरबाइन या तापीय टरबाइन रहता है, स्टीम टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। अब ये आपको ये भी बताऊंगा ये टरबाइन कितने प्रकार का होता है, आपको बताऊंगा ये टरबाइन कितने प्रकार का होता है। स्टीम टरबाइन के अंदर भी प्रकार होते हैं, वो बताऊंगा आप लोगों को। तो समझ गए आपको टरबाइन क्या करता है, टरबाइन को क्या मिली, टरबाइन ने मैकेनिकल एनर्जी मिल गई इस टरबाइन को। अब ये टरबाइन घूमेगा, तो किससे घुमा, ये कोयले से जो भाप बनी, यहाँ से भाप बनी, भाप के कारण ये घूम गया। घूमते क्या मिल गई आपको, यांत्रिक ऊर्जा मिल गई, और अपना आधा मिशन सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा, आधा मिशन सक्सेस हो चुका है। अपने यहाँ पे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपने को चाहिए यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि अपने पीछे जो मशीनें पड़ी उसमें देख चुके हैं कि अल्टरनेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा मिल गई, किससे मिली, भाप से मिली। कहाँ से हुई, भाप, बॉयलर से हुई। तो बॉयलर मुख्य भाग हुआ, दूसरा भाग हुआ आपका टरबाइन, ठीक है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा किसके पास जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा जाएगी इसके पास, किसके पास जाएगी, इस अल्टरनेटर के पास जाएगी। यहाँ मिली आपको मैकेनिकल एनर्जी, और इसने क्या क्या कन्वर्ट कर दिया इसको, और क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ आपकी विद्युत का निर्माण होता है। समझ गए बात। तो यहाँ लिखा आप लोगों ने कि भाप में निहित ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, ये अपना अल्टरनेटर, ये सॉरी अपना टरबाइन करता है। ये टरबाइन क्या करेगा, आगे लिख लेना, ये टरबाइन स्टीम टरबाइन होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को अल्टरनेटर के शाफ्ट में प्रदान करता है, अल्टरनेटर को देता है। ये यांत्रिक ऊर्जा किसको देगा, अल्टरनेटर को देगा। कैसे देगा, कपलिंग की सहायता से शाफ्ट को देगा। कपलिंग की सहायता से अल्टरनेटर के शाफ्ट को मिली, अल्टरनेटर ने घूमना शुरू कर दिया। ये कह सकते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा एसी जनरेटर को प्रदान की जाती है। ये यांत्रिक ऊर्जा एसी जनरेटर को प्रदान की जाती है, जिसके कारण एसी जनरेटर घूमता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। बोलो आपके यहाँ तक आई। तो ये था आपका कोयला। कोयले से कहाँ तक पहुँच गए अपन, यहाँ तक पहुँच गए। अब बाकी और सिस्टम बचे हैं जो आपके मेन पॉइंट बचे, वो भी आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। अब तो समझते चले जाना, क्योंकि अपन जीरो लेवल से नियमित पैटर्न के आधार पर बारीकी से पढ़ रहे हैं, कि ताकि ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिसको आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बताता हूँ ये टरबाइन कितने प्रकार का होता है। टरबाइन यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। टरबाइन के प्रकार कितने रहेंगे, स्टीम टरबाइन के प्रकार, ये टाइप्स रहेंगे। क्या रहेंगे, टाइप्स।
कितने प्रकार के रहेंगे, ये 2 प्रकार का टरबाइन होता है। अब कौन कौन से होगा, एक तो होता है आवेग टरबाइन और एक प्रतिक्रिया टरबाइन। एक होता है आवेग, क्या रहेगा, आवेग, हिंदी में आवेग टरबाइन, और दूसरा होता है प्रतिक्रिया। आवेग टरबाइन को क्या कह सकते हैं, आवेग टरबाइन को इम्पल्स टरबाइन कह सकते हैं। क्या लिखेंगे, इम्पल्स, इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन कह सकते हैं। एक तो ये होता है आवेग टरबाइन। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है प्रतिक्रिया टरबाइन। इसको रिएक्शन टरबाइन बोल सकते हैं, रिएक्शन टरबाइन होता है। ये यहाँ पे 2 टरबाइन, स्टीम टरबाइन के प्रकार, कोई भी टरबाइन यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई नहीं है। ज़्यादा रिएक्शन टरबाइन ही होता नहीं, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। इम्पल्स आवेग के आधार पर कार्य करता है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो स्टीम पड़ेगी वो दोनों साइड से जाएगी, तो यहाँ भी ये इस साइड से घूमेगा, इस साइड से घूमेगा। ये लो प्रेशर का, देखो एक तो होता है हाई प्रेशर का, शुरू में स्टीम कहाँ जाएगी, एक तो हाई प्रेशर टरबाइन होता है, एक लो प्रेशर टरबाइन होता है। शुरू में स्टीम जाएगी, हाई प्रेशर की टरबाइन जाएगी, हाई प्रेशर को फिर हीटेड किया जाता है, फिर वो लो प्रेशर टरबाइन पर डाला जाता है, क्योंकि शुरू में स्टीम जहाँ गिरती है वहाँ प्रेशर लो हो जाता है, तो उस प्रेशर का भी अधिक प्रयोग करते हैं। तो ये टरबाइन यहाँ पे अंदर से 2 भागों में होता है, एक इधर भाग में होता है। सबसे पहले किसे जाएगी, हाई प्रेशर टरबाइन के पास जाएगी, जो हाई प्रेशर को सहन कर सकता है। फिर वो टरबाइन क्या करेगी, थोड़ा सा प्रेशर डाउन होगा तो अगले टरबाइन आएगा, उसके अंदर टरबाइन यही होंगे बस, ये वो अगला टरबाइन आएगा लो प्रेशर है। तो 2 हाई प्रेशर लो प्रेशर के मिला के यहाँ पे उसकी गति इसको घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद क्या होगा, ये अल्टरनेटर पर जाएगी। समझ गए आपको, ये तो थी आपकी। अब आप इतना समझो कि यहाँ स्टीम आने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण हो गया, लेकिन वो स्टीम जाएगी कहाँ, इससे तो स्टीम का हवा में छोड़ देंगे, उस भाप का हवा में छोड़ देंगे। इतनी भयंकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 150 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के जो दबाव होता है उसके हिसाब से वो हवा में छोड़ेंगे तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए उस भाप को ठंडा करना अनिवार्य है, क्योंकि पानी की भी जरूरत होती है। यहाँ पे पानी कहाँ से लेंगे, वो पानी की भाप बनाते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो पानी कहाँ से लेके आएंगे। पानी भी आपको रिस्टोर मतलब कि चाहिए आपको, कि पानी भी इसको रिफ्रेश करना चाहिए, या फिर आपको स्टीम को ठंडा करना चाहिए। तो आपके सामने ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, टरबाइन वाला पूछ लिया, बॉयलर वाला पूछा है। अब आपको बताता हूँ स्टीम जो बनती है टरबाइन के पास, टरबाइन से कहाँ जाती है। देखो मैंने स्टीम का यहाँ लगाया है, स्टीम यहाँ से आप ऊपर से आएगी, स्टीम यहाँ से जाएगी, स्टीम यहाँ पे ये घूमेगा, घूमने के बाद स्टीम जाएगी यहाँ पे। इसका प्रेशर कितना रहेगा, 150 kg पर सेंटीमीटर के हिसाब से इसका प्रेशर। यहाँ पीछे तो होता है वो मतलब कि प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ इसका प्रेशर आएगा। अब देखो इसका प्रेशर में ये जो प्रेशर यहाँ पे आता है, ये कहाँ जाती है, सीधी यहाँ से टकरा के नीचे, इसके नीचे लगा के रखते हैं, ऊपर से स्टीम डालती है, स्टीम सीधी नीचे जाती है, टरबाइन को घुमाते हुए यहाँ जाती है कंडेंसर के पास, संघनित्र के पास जाती है। ये क्या है, संघनित्र है, संघनित्र है ये। संघनित्र के पास मतलब इसको हिंदी में संघनित्र कहते हैं और अंग्रेजी में कंडेंसर कहते हैं। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाएगा कि टरबाइन के बाद स्टीम कहाँ जाती है, या स्टीम को ठंडा किसके द्वारा किया जाता है, स्टीम को पानी में किसके द्वारा बदला जाता है, वो होता है संघनित्र, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ठंडा पानी की नलियाँ होती है, पाइप होती है ठंडा पानी, जिसमें से ठंडा पानी प्रवाहित होता रहता है, और वो ठंडे पानी की जो स्टीम है वो जैसे ये पाइप है, इनमें ठंडा पानी जाता रहेगा। ठंडा पानी इसमें यहाँ पंप लगाएंगे पीछे से, और आगे पंप लगाएंगे, इसमें सर्कुलेट होता रहेगा ठंडा पानी, और यहाँ से स्टीम डलवाएंगे इसके ऊपर। तो स्टीम क्या करेगी, ठंडी होकर पानी बन जाएगी, नीचे पानी बन जाएगा, इसके नीचे पानी बनता चला जाएगा। तो समझ के बात को। इसके बाद अपने बात करते हैं कंडेंसर की। किसकी बात करेंगे, कंडेंसर की बात करेंगे यहाँ पे। बस सिर्फ मैं जाने का रास्ता बता रहा हूँ, आने का रास्ता अब बताएंगे वापस कहाँ से वापस आएंगे, घूम के क्या होता है। तो अब किसकी बात करेंगे, कंडेंसर की बात करें, जिसको संघनित्र बोलते हैं। कंडेंस करता है, वो स्टीम गई कंडेंसर के पास। इस कंडेंसर का कार्य क्या रहेगा, इसके पास क्या आई है, स्टीम आई है, ये ठंडे पानी की नलियां हैं, मैंने आपको दिखा रही है ऐसे ऐसे करके दिखा रही है। इनमें से ठंडा, मैंने लिखा है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी यहाँ से इसके अंदर प्रवाहित होता रहेगा पाइपों में से, और गर्म पानी, क्योंकि पानी ठंडा होगा, स्टीम ऊपर से गिरेगी, गर्म भाप गिरेगी, भाप गिरते हुए पानी गर्म हो जाएगा, तो गर्म पानी यहाँ से इसके अंदर आता रहेगा और ठंडा पानी जाता रहेगा। ये कूलिंग टावर है, इस गर्म पानी को फिर ठंडा करता रहेगा। क्या करेगा, इस पानी को फिर ये ठंडा करता रहेगा, फिर वापस इसको पहुंचाता रहेगा, फिर ये पानी ठंडा करता रहेगा, फिर वापस इसको पहुंचाता रहेगा। किसकी सहायता से, इस पंप की सहायता से। पंप क्या करेगा, यहाँ से पानी आया, ये कूलिंग टावर है, ये क्या करेगा, कूलिंग टावर का बताऊंगा क्या काम आता है, ये उस पानी को ठंडा करता है, लेकिन ये पानी गया, स्टीम गिरी। तो अब बताओ कंडेंसर का काम क्या है, ठीक है ना। कंडेंसर में होता क्या, लिख लो। इस कंडेंसर में ठंडे पानी की नलियाँ होती हैं, जिनमें से ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है।
तो एक दिशा से ठंडा पानी जाएगा और दूसरी दिशा से ठंडा पानी, ये पानी गर्म होकर बाहर आएगा। तो मतलब कि इस स्टीम को संघनित करना, कंडेंस करना, इस स्टीम को, इस भाप को संघनित करना, कंडेंस करना, संघनित, इसके कंडेंसर का काम होता है। तो काफ़ी बार पूछा गया है कि टरबाइन से जो भाप आगे जाती है किसके द्वारा ठंडी की जाती है या कहाँ जाती है, ठीक है ना, इस कंडेंसर के पास जाती है। कम दाब पर पानी में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? कंडेंसर में भाप कम दाब पर पानी में परिवर्तित होती है, तो उसको संघनित होना कहते हैं। संघनित होना किसे कहेंगे? संघनित होना तक कि भाप जब कम दाब पर पानी में परिवर्तित हो जाती है तो उसको संघनित होना कहते हैं, कंडेंस होना कहते हैं। ये लिखना है मेरी बातें। अब टरबाइन पर उच्च दाब पर निकलने वाले भाप को क्या करेगा? कम दाब पर पुनः पानी में बदलने के लिए कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं उच्च दाब पर टरबाइन से निकलने वाली उच्च दाब की भाप को पानी में बदलने के लिए इस कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है, या भाप को ठंडी करने के लिए इस कंडेंसर को ठंडी करके पानी में बदला तो उसको कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें से क्या होता है? इसमें ठंडे पानी के नलियाँ होते हैं, एक साइड से ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है, दूसरी साइड से गर्म पानी आता है। इसका मतलब क्या होगा? गर्म पानी मिलेगा तो क्या है कि पानी की पाइप में जो पानी प्रवाहित होता है, पाइप में जो पानी प्रवाहित होता है वो यदि गर्म आता है तो कह सकते हैं कि भाप भी पानी में परिवर्तित हो चुकी है और ये सीधे कहाँ जाती है? ये पानी परिवर्तित हुआ और वो ठंडा पानी में आ गया तो ये सीधे नीचे जाएगी, यहाँ से भाप नीचे जाएगी, यहाँ से नीचे जाके कहाँ जाएगी? कूलिंग टावर में जाएगी। वो पानी गर्म होगा, ठंडी होगी, यहाँ स्टोरेज हो जाएगा यहाँ पे, और स्टोरेज का यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे कुछ स्टोरेज होता है, इस कंडेंसर में जैसे पानी का स्टोरेज हो जाता है, वो जाते रहते हैं और यहाँ से इसको कूलिंग टावर में भेज देते हैं। ये तो थी बात इसकी कंडेंसर की। समझ गए मेरी बात को? तो कंडेंसर में आप लोगों ने क्या लिखा? ये कंडेंसर करता है कि इस टरबाइन से उच्च दाब वाली जो भाप होती है उसको पानी में कौन बदलता है? ये कंडेंसर बदलता है। या फिर टरबाइन से आने वाली उच्च दाब की भाप को कंडेंसर में प्रवाहित किया जाता है और वो उस भाप को पानी में बदल देता है। ये इसका कंडेंसर का कार्य होता है। अब देखो उसमें क्या होता है, इस कंडेंसर जो भाप का जो पानी बना उस पानी का प्रयोग करेंगे, वापस इस बॉयलर में पहुंचाएंगे, वापस इस बॉयलर में पहुंचे। इसलिए कंडेंसर का प्रयोग करने से इस पूरे पावर प्लांट की दक्षता बढ़ जाती है। याद रखना कि पावर प्लांट की दक्षता किससे बढ़ती है? क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपको पानी बाहर से इतना लाने की आवश्यकता नहीं। पानी तो ये तो बहुत कम पानी होता है, लेकिन पानी कहाँ से मिल जाएगा? वो वापस पानी यहीं से मिल जाएगा। इसी पानी को कहाँ भेज देंगे? इस बॉयलर में भेजेंगे। आपको दिखाऊंगा बॉयलर में कैसे भेजेंगे, वो भी इसमें एक जो सिस्टम लगा रखा है उसके द्वारा। तो कह सकते हैं कंडेंसर का प्रयोग करने से इस थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ जाती है। और कंडेंसर द्वारा लिख लेना, कंडेंसर द्वारा बने भाप के कंडेंसर द्वारा भाप से बनने वाले पानी को बॉयलर में वापस भेजा जाता है, भाप बनने के लिए भेज दिया जाता है। ये आपका होता है कंडेंसर का कार्य। ये आपसे काफी बार पूछा गया है। उसके बाद देखो क्या आता है, कंडेंसर क्या आ गया? कूलिंग टावर आ गया। इसका नाम लिख लो कूलिंग टावर। मैंने प्रत्येक बात बताई, लिख लेना। कूलिंग टावर की बात करते हैं। ये बोल रहे कि आपने कंडेंसर का बनने के लिए कूलिंग टावर का काम कहता है टरबाइन से निकलने वाले भाप को पानी में बदलने के लिए, ठीक है ना, टरबाइन से निकलने वाले भाप को पानी में बदलने के लिए कंडेंसर को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये कूलिंग टावर है। यहाँ पे कूलिंग टावर, यहाँ से पानी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये तो है नहीं कि कितना पानी चाहिए आपको, जैसे यहाँ से जो गर्म पानी भेजते हैं बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, कोई ये इस पानी को ठंडा करता रहता है, लेकिन पानी की आवश्यकता इसमें कूलिंग टावर से पार पड़ने वाली नहीं है कि आपको यहाँ पानी भेजा। तो कह सकते हैं इस कूलिंग टावर की बात कर लेते हैं। कूलिंग टावर क्या होता है मैं आपको लिखा देता हूँ। कूलिंग टावर क्या होता है इसके बारे में देखो आप लोग। इसमें क्या होता है लिख लेना इसके बारे में कि कंडेंसर से लिख लो, टरबाइन, सबसे पहले टरबाइन से निकली भाप, टरबाइन से निकलने वाली भाप को, ठीक है ना, टरबाइन से निकलने वाली भाप को पानी में बदलने के लिए कंडेंसर को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि कितनी आवश्यकता मान लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 1 kg भाप होगी। कितनी? 1 kg भाप को पानी में बदलने के लिए कम से कम आपको 100 kg ठंडे पानी की आवश्यकता होती है, तब जाके वो पानी बिल्कुल ठंडा होता है, वो भाप बिल्कुल ठंडी होती है। तो इतनी प्रेशर की, इतनी टेम्परेचर के साथ आती है कि 1 किलो भाप को पानी में बदलने के लिए कितनी kg? 1 kg भाप को लगभग आता है ये 1 kg भाप स्टीम को पानी में बदलने के लिए लगभग आपको 100 किलो पानी चाहिए। 100 किलो ठंडा पानी की आवश्यकता होती है। ठंडा पानी चाहिए आपको, ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए ये क्या देता है, कंडेंसर को
भरपूर मात्रा में पानी प्रदान करता है, जल प्रदान करता है। तो ये कूलिंग टावर, और इस जो हॉट वाटर आता है, जो गर्म पानी आता है, उसको भी ठंडा करता है और पानी की आवश्यकता पानी देता है। अब ये पानी कहाँ से लेके आएगा? ये नीचे पानी का स्टोरेज रिवर होते हैं, जैसे नदियाँ चलती नहीं है, यहाँ पानी का बहुत बड़ा भंडार होता है यहाँ से। ये क्या करेगा? इस पानी को ट्रीटमेंट करेगा। पानी का ट्रीटमेंट कौन सा पानी देगा आपको बताता हूँ, डीएम वाटर देता है ये। अब देखो धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी बातें लिख लेना, प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट के बारे में लिखना। अब क्या करें, कूलिंग टावर का क्या होता है? कूलिंग टावर ऐसे स्टेनलेस स्टील का बना होता है, याद है। कूलिंग टावर कैसे? क्योंकि यहाँ पानी का स्टोरेज होता है, स्टेनलेस स्टील का नहीं रहेगा तो जंग लग जाएगा, सिलिका जम जाएगी यहाँ पे। उससे बचने के लिए क्या करेंगे, स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं। या फिर कंक्रीट का हाइपरबोलिक क्या करेंगे, हाइपरबोलिक ढांचा तैयार करते हैं। हाइपरबोलिक का है इसमें जंग नहीं लगता है। तो सीमेंट या कंक्रीट का हाइपरबोलिक ढांचा होता है या फिर स्टेनलेस स्टील से बना होता है। लिखना, हाइपरबोलिक ढांचा होता है या स्टेनलेस स्टील से बनता है, जिसके निचले हिस्से में ठंडा पानी इकट्ठा किया जाता है। जिसके निचले हिस्से में यह ठंडा पानी इकट्ठा करते हैं और ऊपर से गर्म पानी को बूंद बूंद करके गिरवाते हैं। तो बूंद बूंद करेगा तो क्या होगा, ठंडा पानी आराम से, वो गर्म पानी आराम से ठंडा पानी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है गर्म पानी को कूलिंग टावर के ऊपर से बूंद बूंद करके गिरवाते हैं। तो ये पानी का एक कूलिंग टावर है, ये पानी को ठंडा करता है। समझ के पानी को ठंडा करने का काम इसका होता है। लेकिन इसको पानी देगा कौन? ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये इस रिवर नदी का जो पानी होता है, जो पानी का स्टोरेज होता है, उस पानी को यहाँ से उठाएगा। यहाँ से पानी होता है, ये पंप उस पानी को उठाएगा। कुछ पानी यहाँ से आएगा, ये पंप इस पानी को उठाएगा। किससे? ये कहाँ से लेगा पानी? ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ये रिवर से जो स्टोरेज है वहाँ से पानी लेगा और ये पंप इस पानी को उठाएगा और यहाँ देगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, देखो जो पानी प्रयोग करते हैं, यहाँ से जो पानी ऊपर जाएगा वो कौन सा पानी होता है, उस पानी की बात कर लेते हैं कि यहाँ से जो पानी मिलता है, पानी ये तो होता ही है, ये जो भाप का पानी बना वो पानी डीएम वाटर होता है। डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है। इसमें क्या होता है, नमक के और क्षारीय जो पानी होता है उसको जैसे मान लें कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिमिनरलाइज्ड मतलब इसके अंदर कोई तत्व नहीं होते हैं, पदार्थ नहीं होते। मिनरल वाटर आता है कि इसके अंदर किसी प्रकार का साल्ट की मात्रा नहीं होती है या उसमें किसी प्रकार के कोई और तत्व की मात्रा नहीं होती है, बिल्कुल साफ पानी होता है। ठीक है ना? या फिर इसको बोलते हैं डेमी वाटर भी बोल सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, डेमी वाटर वर्ग, जैसे में बोलते हैं कि ये डीमिनरलाइज्ड वाटर या डेमी वाटर भी खा सकते हैं। इसको डेमी वाटर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पानी से इस बॉयलर के ऊपर, इस बॉयलर में या फिर टरबाइन पे जंग लगने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है ना? यहाँ से इसको कंडेंसर में जंगने लगेगा, मतलब कि सिलिका नहीं जमेगी। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर का या डेमी वाटर का प्रयोग क्यों करते हैं? सिलिका से बचने के लिए, सिलिका और जंग से बचने के लिए इस डीमिनरलाइज्ड वाटर का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ से इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये करेगा, इस पानी को डीमिनरलाइज्ड वाटर में बदलेगा, फिर ऊपर पंप के द्वारा इसको पहुँचाएगा। समझ गए आपको बात को? अब थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, देखो आगे सुनो। थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर जो होता है, ये कूलिंग टावर इस प्रकार से बनाया जाता है कि जहाँ कंडेंसर से निकलने वाली गर्म पानी को, कंडेंसर से निकलने वाली भाप होती है, उसको गर्म पानी में परिवर्तित कर और सीधा कहाँ भेजते हैं, इस बॉयलर में भेजा जाता है। तो लिख लो, कूलिंग टावर को इस प्रकार से बनाया जाता है कि कंडेंसर से जो निकलने वाली गर्म पानी को कंडेंसर से निकलने वाले गर्म पानी को ठंडे पानी में परिवर्तित कर बॉयलर में भाप बनने के लिए पहुंचाया जाता है, बॉयलर में भेजा जाता है। ये आपका यहाँ पे था प्रयोग। अब इसमें पानी दोबारा भेजेंगे, उसकी भाप बनाएंगे। अब बताता हूँ आपको कहाँ से क्या इसकी प्रतिक्रिया दोबारा होगी। तो समझ गए, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये डीमिनरलाइज्ड वाटर में बदलेगा। फिर यहाँ से पानी की आवश्यकता होगी, ये पंप क्या करेगा, ये पंप यहाँ से इस पानी को दोबारा ठंडा पानी भेजेगा। यहाँ से जो पानी बना इसको यहाँ से, और इसके द्वारा यहाँ से होते ये पंप लगाएंगे, यहाँ से जो पानी निकलेगा ये पानी यहाँ से आएगा। तो ये पंप क्या करता है, कंडेंसर से पानी को इसमें भेजने का कार्य करता है। तो यहाँ से पंप प्रेशर मारेगा, पानी यहाँ आएगा। ठीक है ना? अब क्या करेगा, ये एक पंप ये होता है इस कंडेंसर से पानी खींचता है, और दूसरा पंप ये होता है इसको ऊपर पहुँचाता है। यहाँ से पानी है उसको ऊपर पहुँचाता है। तो क्या करता है, बॉयलर फीड पंप होता है। कंडेंसर क्या होता है, एक पंप तो होता है जो कंडेंसर से पानी खींचता है, दूसरा होता है बॉयलर फीड पंप, BFP होता है। इसको शॉर्टकट में BFP बोल सकते हैं, BFP बॉयलर फीड पंप। इसका कार्य है बॉयलर में पानी को भेजना, बॉयलर में DM वाटर को भेजना, डीमिनरलाइज्ड वाटर को बॉयलर में भेजना। ये यहाँ से पानी को बॉयलर में भेजने के, यहाँ से पानी को प्रेशर में लगाएगा। ये कौन सा आता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इसको प्रेशर लगाएगा। प्रेशर में क्या करेगा, यहाँ एक हीटर आता है, ये भी है एक हीटर है। ठीक है ना? इसको
BFW हीट गैस बोलते हैं, BFH बोलते हैं, बॉयलर फीड हीटर बोलते हैं। अब क्या करेगा, ये पानी किसके पास जाएगा, इस हीटर के पास जाएगा, हीटर में पानी गर्म हो जाएगा। हीटर में क्या होगा, पानी कितने डिग्री तक गर्म करेगा, ये 150 डिग्री से 230 डिग्री तक पानी को गर्म कर देता है। ये क्या करेगा, पानी को गर्म कर देगा। तो पानी कहाँ से आया, यहाँ से पानी उठा, यहाँ से उठा, इसने इसको दिया पंप को, पंप ने इसको दिया पानी को, तो कुछ पानी तो घूम के नलियों में से आ गया, बाकी नलियों में से जाते पानी आएगा, ठीक है ना। तो गर्म पानी को ठंडा से नहीं किया, यहाँ से पानी पंप कंडेंसर से पानी खींचेगा, इसमें कुछ व्यवस्था थी या पानी से आता है, ये खींचता है। ये क्या करता है, इस बॉयलर फीड पंप को, ये क्या करता है, ये पानी को खींचता है, पानी को ऊपर प्रेशर मारता है, कहाँ जाएगा, बॉयलर में जाएगा। बॉयलर में कैसे जाएगा, वो कुछ प्रक्रिया से आ जाएगा। ये पानी किसके पास जाएगा, ये पानी जाएगा बॉयलर फीड वाटर हीटर के पास जाएगा, जो पानी को गर्म करता है। कितने डिग्री, 150 डिग्री से 230 डिग्री तक गर्म करता है, लिखने मेरी बातें। फिर ये सीधा कहाँ जाता है, इकोनोमाइजर के पास जाता है। तो अब इकोनोमाइजर सेक्शन क्या होता है, सबसे बड़ी बात आती है इकोनोमाइजर क्या होता है। अब आपको बताता हूँ इकोनोमाइजर के बारे में, क्योंकि मुख्य पॉइंट में इकोनोमाइजर भी एक मुख्य पॉइंट में आता है। अब तक तो पहुँचे नहीं है, मैंने आपको बताया वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत मजे की बात है। कोयले से बिजली कैसे बनती है उसकी बात है, इसको कहेंगे इकोनोमाइजर। तो अब मैं इकोनोमाइजर की बात कर लेता हूँ। क्या कहेंगे, इकोनोमाइजर। क्या कहेंगे, इकोनोमाइजर की बात कर लेता हूँ। मैंने प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आपको यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचे, इकोनोमाइजर के पास पहुँचे हैं। अब इकोनोमाइजर क्या है उसके बारे में लिख लो आप। मैं आपको इसकी कार्यप्रणाली बताता हूँ, ये क्या है इकोनोमाइजर। बॉयलर से जो पानी बाहर निकलेगा, याद रखना, बॉयलर से बाहर निकलने वाली जो गैस, एक तो गैस होती है, देखो बॉयलर से क्या देखो मैंने आपको फ्यूल गैस, बॉयलर से भाप जाएगी इधर, कुछ गैस बचेंगी, वो बॉयलर से गैस इधर आ जाएंगी, क्योंकि हाँ हवा का प्रेशर है, तो गैस होंगी, वो गैस फ्यूल गैस इधर चले जाएंगी। एक तो याद, यहाँ मैं इसको एरो लगाना भूल गया, यहाँ से ये गैस कहाँ जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करेगी, सुपर हीटर द्वारा, सुपर हीटर में गैस गर्म हो जाएगी, ये गैस गई, कुछ गैस तो गर्म थी, कुछ गैस सुपर हीटर से गर्म होगी, भाप तो इधर चलेगी, वो गैस इधर जाएगी। तो ये गर्म गैस तो है ही, फ्यूल गैस है ये, ईंधन गैस है ये, गर्म गैस तो है ही। अब क्या करें, इकोनोमाइजर क्या करता है, मेरी बात को सुनना, बॉयलर से निकलने वाली गैस, फ्यूल गैस, बॉयलर से निकलने वाली फ्यूल गैस में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा, मतलब उसमें ऊर्जा होती है। बॉयलर से निकलने वाली फ्यूल गैस में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा होती है, ठीक है ना। इकोनोमाइजर क्या करता है, इन गैसों में निहित ऊर्जा को, इन गैसों में जो ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा होती है, उसका उपयोग करके और पानी को गर्म करता है, उसको उपयोग करके पानी को गर्म करता है। तो कुछ पानी यहाँ से गर्म होकर आया और कुछ पानी यहाँ गर्म होकर आ चुका है। 150 से 230 डिग्री तक इसने गर्म किया, आगे का काम कौन करता है, इकोनोमाइजर करता है। समझ गया बात को। तो वाटर फीड में क्या करता है, पानी का ऐसे मानो कि पानी का टेम्परेचर बढ़ाता है। इकोनोमाइजर क्या करेगा, ये जो कंडेंसर से पानी होते यहाँ पे कूलिंग टावर से पानी होते हुए इकोनोमाइजर के पास पहुँचेगा यहाँ से, और इकोनोमाइजर क्या करता है, इस जो गैस बनती है उस गैस में जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को पानी के गर्म करने में प्रयोग किया जाता है। तो इकोनोमाइजर का साफ साफ कार्य हो गया कि इस पानी फीड वाटर को, बॉयलर को जो पानी दिया जाता है उसको गर्म कौन करता है, याद करना, उसको गर्म करता है। एक तो होता है ये बॉयलर फीड वाटर हीटर होता है, एक तो ये गर्म करता है, इसके बाद में गर्म ये करता है। तो मान लेते कि पानी को बॉयलर में गर्म करके कौन भेजता है, इकोनोमाइजर पानी को गर्म करता है। तो साफ साफ शब्द में लिख सकते हैं कि बॉयलर में फीड वाटर के टेम्परेचर को, गर्म तो हो गया यहाँ से, फीड वाटर के तापमान को कौन बढ़ाता है, तापमान को ये बढ़ाता है, ठीक है। इकोनोमाइजर का काम हो गया बॉयलर में फीड वाटर को, बॉयलर में फीड का मतलब कि बॉयलर में दिए जाने वाले पानी की बात करता हूँ। फीड वाटर का मतलब बॉयलर में दिए जाने वाले पानी को, बॉयलर में भेजे जाने वाले पानी का तापमान बढ़ाता है और अधिक गर्म करता है, तापमान बढ़ाता है। ये इकोनोमाइजर का काम है, समझ गए। तो कह सकते हैं बॉयलर में दिए जाने वाले, बॉयलर में भेजे जाने वाले पानी का तापमान कौन बढ़ाता है, इकोनोमाइजर बढ़ाता है। किसके सहायता से, यहाँ से पानी आया, देखो एरोड यहाँ से होते यहाँ पे आया। अब यहाँ से गैस, इस गैस का प्रयोग, सुपर हीटर से गैस निकलेगी, क्योंकि सुपर हीटर ये है, यहाँ से भाप तो बन जाएगी, तो गैस निकलेगी, वो यहाँ से गैस निकलेगी, इस गैस के ऊपर जाएगी। इस गैस का प्रयोग कौन करेगा, इकोनोमाइजर करेगा, और पानी को गर्म कर देगा और यहाँ से इसके पास भेज देगा। तो कह सकते हैं यहाँ से हॉट वाटर जाएगा, ये क्या आएगा, हॉट वाटर, गर्म पानी यहाँ से इस बॉयलर के पास जाएगा, फिर उसको भाप में बदलकर वापस यहाँ से इसको ऐसे भेज देंगे, वापस गर्म पानी भाप बदला, वापस इसको यहाँ से भेज देंगे, फिर बॉयलर घुमाएंगे। तो यही साइकिल घूमती रहती है।
यही साइकिल घूमती रहती है, अपना अल्टरनेटर घूमता रहता है। तो इस कंडेंसर का काम कितना इंपॉर्टेंट होगा, अल्टरनेटर के इसमें पावर प्लांट की दक्षता बढ़ती है। ठीक है, अब क्या बच गया, चिमनी बच गई, ये ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड फैन बच गए, और फिर आपका अल्टरनेटर बच गया, फिर राख वाला सिस्टम बच गया। आपको बताता हूँ, देखो राख वाला सिस्टम क्या होता है। अब इसमें क्या, अगर ड्राफ्ट फैन बच गया, देखो फोर्स ड्राफ्ट फैन, ये क्या करता है, हवा देता है। ये एयर जो हवा होती है उसको गर्म करता है, ये एयर हीटर होता है, एयर प्री हीटर होता है जो हवा को गर्म करेगा। ये क्या करेगा, उसमें जो गैस बनेगी, जो धुआं बनता है, देखो यहाँ से वो गैस बन गई, गैस के धुआं बचेगा, उस धुआं के साथ ये एक पंप होता है कि हवा को खींचता है। ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, इसका नाम है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट पंप फैन। ये हवा को बाहर देता है और ये हवा को अंदर देता है। क्या कहें, हवा अंदर देना और हवा बाहर देना। इसके दौरान जो धुआं बनेगा वो धुआं चिमनी से निकल जाएगा। ठीक है ना, इस हीटर के द्वारा होते हुए धुआं चिमनी से बाहर चला जाएगा। ये आपका सिस्टम था यहाँ तक। चिमनी का कार्य उस, और चिमनी में भी क्या होता है, चिमनी में भी इस प्रकार की संयंत्र लगा रखे हैं कि वायु में प्रदूषण, धुआं से वायु में प्रदूषण नहीं हो, उसको वहीं भी, उसमें जो कुछ प्रदूषण वाले जो पदार्थ होते हैं, जो कारक होते हैं, उनको वही समाप्त कर लेते हैं और सीधा धुआं फेंकती है, जिससे वायु में प्रदूषण नहीं होता है। वायु में प्रदूषण होगा तो वहाँ तो लोग आसपास में खराब हो जाएंगे, वहाँ तो मतलब कि उनका तो जीना इधर हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होता है। ये आपके थे ड्राफ्ट फैन, बॉयलर में हवा उपलब्ध कराने के लिए। बॉयलर में ये हवा किसके पास जाएगी, सीधी बॉयलर में जाएगी। तो इन ड्राफ्ट फैन का काम क्या है, बॉयलर में हवा उपलब्ध कराने के लिए ड्राफ्ट फैन का प्रयोग, ये ड्राफ्ट सिस्टम का प्रयोग कहता है। ये ड्राफ्ट सिस्टम है, इसमें दो फैन होते हैं, एक फोर्स्ड फैन होता है, ये फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन होता है, बॉयलर में हवा देता है। एक होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होता है, ये रहा, ये बॉयलर से हवा बाहर निकालता है। ये हवा दे देंगे तो बाहर कहाँ निकलेगी, तो ये बॉयलर से हवा बाहर निकालता है और ये बॉयलर से हवा, ये बॉयलर का हवा अंदर देता है। कोयले का चूर्ण घूम के जाता है और फिर बची जो राख बचती है वो यहाँ से बॉयलर से राख यहाँ आएगी। तो ये होता है ESP, एस होल्डिंग प्लांट होता है। एस के अंदर राख को एकत्रित करता है। ठीक है ना, राख को एकत्रित करके उसको ठंडी करेगा, एक स्थान पर जमाएगा उसको। तो अब ये बच गया एस, एस का राख होल्डिंग, राख को एकत्रित करना, राख को अपने अंदर समायोजित करना, राख को पकड़ के अपने अंदर समायोजित कर लेती है। तो बॉयलर से जो राख मैंने आपको कितनी बताई थी, 10 से 15% राख बनती है और 35 से 45% कार्बन की मात्रा होती है, वो यहाँ आती है राख। ये राख को होल्ड करेगा, राख को अपने अंदर समायोजित करेगा। इसको कहते हैं एस होल्डिंग प्लांट्स। जो बॉयलर से मतलब कि यह होता है कि बॉयलर में कोयला जलने के बाद बहुत अधिक मात्रा में राख बचती है, राख उत्पन्न होती है। इस राख को नियमित रूप से अपने अंदर हैंडल करने के लिए एस होल्डिंग प्लांट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ राख ही राख रहेगी। ठीक है ना, और ये एस स्टोरेज, ये क्या करेगा, इसको बेल्ट के द्वारा इसको ठंडी करेगा और यहाँ राख पहुँचा देगा। यहाँ राख स्टोर हो जाती है, यहाँ राख इकट्ठी हो जाती है। ये राख भी बहुत मतलब प्रयोग, इस एस का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। किस में करते हैं, देखो ईंट बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ कोयले की मात्रा कुछ राख होती है। ईंट बनाने में, सीमेंट बनाने में, यहाँ इसको मतलब कि छान ली जाती है। जो राख बिल्कुल महीने बचती है उसको सीमेंट बनाने में, बाकी मोटी मोटी राख बचती है उसको ईंट बनाने में प्रयोग करते हैं। तो ये कह सकते हैं इस राख का प्रयोग, जो राख बाहर निकलती है उसका प्रयोग ईंट बनाने में और सीमेंट बनाने में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था आपका सिस्टम। अब बच गया आपका अल्टरनेटर। लेकिन अल्टरनेटर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये 11 kV लगभग, पहले आजकल तो 33 kV उत्पन्न करने लग गया, 11 kV उत्पन्न करता है। यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो 2,20,000 4 लाख में इसको कन्वर्ट करता है, किसको, इस वोल्टेज को बढ़ाता है और यहाँ फिर आगे ट्रांसमिशन के लिए भेज, इसको ट्रांसमिशन लाइन में भेज देते हैं। तो उत्पादन का कार्य यहाँ तक हुआ, ट्रांसमिशन का आगे करिए। इससे आगे क्या होगा वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ तक तो अपन पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ जनरेशन है, उत्पादन है। इससे आगे ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, तब आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं इसकी कुछ मोटी मोटी चर्चा कर लेता हूँ। ये इसका सिस्टम आपका पूरा हुआ। मोटी मोटी चर्चा ये कर सकते हैं यहाँ पे कि इसमें इसकी दक्षता कितनी होती है। तो दक्षता लिख लो इसकी, इस स्टीम पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है। किसकी बात करेंगे, दक्षता की बात करेंगे। दक्षता बताता हूँ आपको, दक्षता कितनी होती है। देखो वैसे तापीय दक्षता की बात करें, थर्मल यदि एफिशिएंसी की बात करें तो लगभग 30% होती है। लिख लो ताप, ये हिंदी में लिख देता हूँ, थर्मल एफिशिएंसी लिखो तो लिख लो तापीय दक्षता कितनी होती है, लगभग 30% के लगभग होती है। याद रखना 30% इसकी तापीय दक्षता रहेगी। और उसकी बात करें यदि यांत्रिक दक्षता की बात करें तो लगभग 95%। मैकेनिकल यदि एफिशिएंसी की बात करें
तो लगभग 95% दक्षता होती है। यांत्रिक दक्षता, क्योंकि यांत्रिक दक्षता यहाँ पे यांत्रिक बिजली की लगभग 95% होती है, इसलिए अधिकतर बिजली का उत्पादन इसी थर्मल पावर प्लांट से होता है। अधिकतर देखा जाए अपने इंडिया में, अधिकतर देखा तो थर्मल पावर प्लांट से ही बिजली का उत्पादन होता है। विद्युत दक्षता की बात करें, कितनी बिजली बनाएगा, वो कितनी एफिशिएंसी देगा आपको, यहाँ से गई 95% दक्षता आई, यहाँ कितनी देगा, ये बनाता है विद्युत दक्षता। विद्युत दक्षता कितनी होती है इसकी, 90% के लगभग इसकी विद्युत दक्षता होती है, याद रखना बात। और यदि ऑल ओवर दक्षता, संपूर्ण दक्षता की बात करें, संपूर्ण दक्षता मतलब कि आउटपुट अपॉन इनपुट का अनुपात होता है इसका। तो इनपुट में क्या दिया, कोयला दिया, आउटपुट में क्या मिली, बिजली मिली। समझ लें मेरी बात। तो संपूर्ण दक्षता किसके अनुपात होते हैं कि विद्युत का आउटपुट और ईंधन के रूप में ताप का अनुपात, ईंधन के दहन से ताप का अनुपात। ईंधन का दहन किया, कोयले का दहन किया, ईंधन में सॉलिड कोयले का दहन किया और ताप किया, तो ताप कितना उत्पन्न हुआ और बिजली कितनी उत्पन्न हुई, उसको कहते हैं संपूर्ण दक्षता। क्योंकि इनपुट ये है और आउटपुट आपकी ये है, दोनों का अनुपात है। तो क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण दक्षता में लिख लो, संपूर्ण दक्षता में विद्युत आउटपुट, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट का अनुपात क्या होता है, दक्षता होती है। विद्युत आउटपुट और ईंधन के दहन का ताप, ईंधन के दहन से तापमान कितना हुआ, ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई, उन दोनों की ऊष्मा ऊर्जा कितनी हुई और विद्युत ऊर्जा कितनी मिली, उसका होता है ये इसकी संपूर्ण दक्षता। लगभग कितनी होती है, ऐसे मान लेता हूँ, ये होती है 25-26% का मान लेते हैं। ये संपूर्ण दक्षता कितनी होती है इसकी, 25% से 26% के लगभग होती है, ऐसे मान लेते हैं। ये इसकी आपकी दक्षता है। अब मैं इसको अल्टरनेटर के बारे में बताता हूँ। ये क्या है, एक्साइटर है। एक्साइटर क्या करता है, इसके पोलों को उत्तेजित करता है। आप पढ़ चुके हो अल्टरनेटर, इसकी ज़्यादा बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बता सकता हूँ कौन सा अल्टरनेटर है, टर्बो अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। याद रखना, ये टर्बो अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। इसमें स्टीम सिलेंड्रिकल पोल टाइप इसमें रोटर होता है, आप पढ़ चुके हो। इसकी गति कितनी होती है, लगभग 2 पोल का अल्टरनेटर होता है और 3000 आरपीएम की लगभग इसकी गति होती है। ये कितनी की स्पीड देगा इसको, मैकेनिकल रूप में 3000 आरपीएम इसको स्पीड देगा। 2 पोल का होता है, टर्बो अल्टरनेटर होता है, सिलेंड्रिकल पोल टाइप का रोटर होता है। और ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आगे ट्रांसमिशन लाइन में जाती है, ट्रांसमिशन पावर सिस्टम में भी पढ़ानी है। दोस्तों, ये तो था आपका कोयले से बिजली कैसे बनाते हैं, या फिर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, तापीय विद्युत संयंत्र के अंदर क्या होता है, किस प्रकार कोयले का दहन करके बिजली का निर्माण किया जाता है, इसकी दक्षता कितनी होती है, आप लोगों ने संपूर्ण रूप से देखा। और यहीं से आपको कंडेंसर के बारे में, टरबाइन, कंडेंसर, सुपर हीटर, बॉयलर, इकोनोमाइजर, इनके बारे में 4 हैं, बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, टरबाइन और कंडेंसर। 1 2 3 4 5 पॉइंट लगभग मुख्य हैं जहाँ से आपके बारे में इसके क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, और ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।